हेलो डियर चैंपियंस। तो फाइनली कैसे हैं आप लोग। मैं वैसे एक राज स्वागत करता हूं आपका एक नए इन्वायरमेंटल साइंस के सीरीज वाले वीडियो में। तो फाइनली जो है लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं जो है हम लोग लास्ट टॉपिक जो अपना था वो था आयुषियन। इसका हेडक्वार्टर जैसा कि आप सबको बताया था मैंने लास्ट क्लास में वो था स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब हमने देखा था कि आयुषियन जो है फाइनली जो है अगर देखा जाए तो 9 कैटेगरी में जो है अपने जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है ना, उनको रेड लिस्ट में ऐड करता है 9 कैटेगरीज में। ठीक है ना। तो रेड लिस्ट के 9 कैटेगरीज में वो 9 कैटेगरीज कौन कौन है उसको अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से अपनी वीडियो जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जो है आप लोग को एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि अगर इसके पिछले वीडियोस को मीन्स ये चौथा वीडियो कहीं ना कहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है। इससे पहले जो है मैंने 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसका कि आप इमेज देख पा रहे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज उससे परस्यू कर सकते हैं पहले। ठीक है। इस वीडियो को समझने में जो है पिछले वीडियोस काफी ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ऑल वीडियोस आर एक्सट्रीमली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। तो एक एक करके जो है चलिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा उसका फ्रेंड एक फीडबैक जो है आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक जो है हमें मोटिवेट करते हैं आगे क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि ड्यूटी से टाइम निकाल के कहीं ना कहीं ये क्लासेस जो है आप लोग के लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है उन वीडियोस के लिंक्स को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9 कैटेगरी जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो है एक्सटिंक्ट, मतलब कि कुछ ऐसे फ्लोरा एंड फौना जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उसको उसका एक कैटेगरी होता है उसके रेड लिस्ट में। ठीक है। आयुषियन के रेड लिस्ट में। उसके बाद है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर है इंडेंजर्ड, फिर है वल्नरेबल, फिर है आपका नियर थ्रेटेंड, फिर है आपका लीस्ट कंसर्न, फिर है आपका डाटा डिफिशिएंट, फिर है आपका नॉन इवेल्युएटेड। ये 9 जो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, ये 9 के 9 कैटेगरीज आपको जो है इस तरह से कंप्लीट इसको याद होना चाहिए कि 9 कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरीज आपको दे करके पूछ सकता है इनमें से कौन से कैटेगरीज नहीं है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम आउट किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 9 के 9 कैटेगरीज आपको याद रखना है कि रेड लिस्ट के 9 कैटेगरी कौन कौन से हैं जिसको आयुषियन में कैटेगराइज किया है। ठीक है। आयुषी ने कैटेगराइज किया। अब देखिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ध्यान से देखिएगा ये टॉपिक को। तो बायोडायवर्सिटी क्या है इसे अपन पिछली क्लास में कहीं ना कहीं चर्चा कर चुके थे। ठीक है। अब बायोडायवर्सिटी का जो एक तरह से थ्रेट है उससे भी हम लोगों ने देखा था। अब उसको कंजर्व कैसे करना है, तो कंजर्वेशन करने के लिए जो कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं उसके बारे में अपन चर्चा किया जाए तो 2 तरीके से अपन कंजर्व करते हैं। सबसे पहले आपका इन सितु और एक है आपका एक्स सितु। ठीक है। अब देखिए एक करके इन दोनों टॉपिक्स को, इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। इन सितु क्या है और एक्स सितु क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर अपन इन सितु को देखें तो इन सितु का मतलब क्या होता है, इसको मैंने जो है यहाँ पे लिख रखा है बेस्ट वे ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का जो है सबसे बेस्ट तरीका, सबसे उत्तम तरीका ये है। ठीक है। इसे मैं क्यों कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं अभी आपको चर्चा कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन सितु का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब ये है ना कि जो भी कंजर्वेशन करना है उसके ओरिजिनल हैबिटाट को अगर आपको कंजर्व करना है ना तो जिस रीजन में मतलब जिस जोन में है उसी जोन में आपको उसके ओरिजिनल हैबिटाट को कंजर्व करना है। जैसे मान के चलिए रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर का जो रीजन है जिस जोन में, जैसा कि पता है कि सुंदरवन वाले जो रीजन है वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो अगर उसको कंजर्व करना है, उस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है कहीं ना कहीं, तो उसी जगह पे हमको उसको जो है कंजर्वेशन के सारे वो टेक्निक्स अपनाने होंगे जिसके जरिए जो है उसके हैबिटाट को कंजर्व किया जाए। ठीक है ना। उसके रिप्रोडक्शन को और ज्यादा बूस्ट किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ओवरऑल पॉपुलेशन को किसी तरह से बढ़ाया जाए। ठीक है। तो वो सारे जो टेक्निक्स हैं वो उसी जोन में अगर किए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन सितु। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो कंजर्वेशन एरिया है, देखिए यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया है बेयर अ हाउस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये जो कंजर्वेशन एरिया है, जो जिस जगह पे इसको इन सितु क्रिएट किया जाता है उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, बेयर हाउस बोलते हैं। ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या है, इन सितु के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सितु को समझ चुके हैं तो उसके एग्जाम्पल्स को समझना याद रखना बहुत जरूरी है। इन सितु के एग्जाम्पल में आपके नेशनल पार्क आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेटलैंड्स। ठीक है। ये चारों के चारों जो है इन सितु कहलाते हैं क्योंकि इन सब में जो है हैबिटाट उसी जोन में कंजर्व किया जाता है जहां पे उसका एक तरह से ऑरिजिन है। ठीक है। जहां पे वो पहले से मौजूद है उसी जोन में कहीं ना कहीं उनके हैबिटाट को कंजर्व किया जाता है। अब अगला जो टर्म है आपका एक सितु। ठीक है ना। एक सितु को अपन और क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है ऑफ सितु कंजर्वेशन। एक सितु का मतलब ऑफ सितु कंजर्वेशन भी होता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कंजर्वेशन अपने को करना है, ठीक है, लेकिन उसके ओरिजिनल हैबिटाट्स को जो है देखा जाए तो जहां पे वो एक तरह से उसका ओरिजिन है, जहां पे उसका ओरिजिनल हैबिटाट है उससे कहीं और, मतलब कि वैसा हैबिटाट हमें क्रिएट करना है। ठीक है। लेकिन जिस जोन में पहले से है वो उससे कहीं और।
ठीक है ना। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मान के चलिए कि पहले से कोई रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन में रह रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसी हैबिटाट को जो है कहीं दूसरे रीजन में, मान के चलिए गुजरात में जो है हमने उसको क्रिएट कर दिया, एंड देन उसको वेस्ट बंगाल से अपन लेके चले गए गुजरात में उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सितु। इस एक्सितु को अपन ऑप सितु भी बोलते हैं, ये भी नाम आप याद रखेंगे। आप एक्सितु के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई? तो एक्सितु के एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, वो है आपके ध्यान से देखिएगा, जूलॉजिकल जो एक तरह से गार्डन है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, डीएनए बैंक्स हो गए, ठीक है, बॉटनिकल पार्क हो गए, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, और सीड बैंक्स हो गए। ये जो 4-5 एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है, ये जो 4-5 एग्जांपल्स आपने देखा, ये सब के सब जो है एक्सितु के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि क्या डिफरेंस है। अक्सर जो है ज्यादातर एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ठीक है, ये क्या है इनके बीच में, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट करके दिया है आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने लिखा है कि सिर्फ यहाँ पे फौना जो है वो आपको डेमोक्रेट कर जाते हैं या फिर डेमोक्रेटेड या प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ मतलब एक तरह से इसके हैबिटाट को क्रिएट करके जो है फौना को सिर्फ जो है एक तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको आई होप क्लियर हो चुका हो कि फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, ठीक है ना। फ्लोरा का मतलब होता है फ्रेंड्स प्लांट्स, एंड फौना का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एनिमल्स, ठीक है। फ्लोरा इज द टर्म समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर, ठीक है ना। तो फ्लावर से आप समझ सकते हैं कि फ्लावर कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, तो फ्लोरा दैट मीन्स प्लांट्स को आप उसको कंसीडर करेंगे। फौना मतलब कि एनिमल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो सिर्फ फौना को प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट मीन्स कि सिर्फ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल्स को कहीं ना कहीं डेमोक्रेट करके जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में लेस रेस्ट्रिक्टेड रीजन माना जाता है, ठीक है, सबसे लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोथ फ्लोरा एंड फौना को कहीं ना कहीं डेमोक्रेट करके प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है स्लाइटली मोर रेस्ट्रिक्शंस देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि इसके और भी जो है पॉइंट्स जो एक तरह से डिफरेंसेस हैं उसको पॉइंट वाइज मैं आगे भी चर्चा किया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद है आपका अगला टर्म जो है बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनके लोकेशंस भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है और ईवीएस का तो ये पोर्शन है ही, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले देखा है तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड ये एरिया होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको 3 कैटेगरी में जो है 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। अब देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसको 3 जोन में हमने क्यों डिवाइड, मतलब किस तरह से डिवाइड किया, तो उसके 3 जोन के नाम कौन-कौन। सबसे पहले आपका ट्रांजिशन जोन, फिर आपका बफर जोन और सबसे अंदर में होता है कोर जोन। तो ये 3 जोन है आपके, ठीक है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले जो है इन तीनों जोन को अगर अपन सबसे पहले समझ लें तो कोर जोन क्या होता है फ्रेंड। तो कोर जोन जो होता है वो सबसे पहले जो है देखा जाए तो इनर मोस्ट जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होता है। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब देखिए बफर जोन की अगर बात करें तो ये जो है मिडिल मोस्ट पार्ट होता है, मतलब कि देख पा रहे हैं आप बफर जोन कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउड होती है, मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है तो, ठीक है ना। अब इसके बाद है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन दैट मीन्स सबसे जो आउटर जोन है उसको अपन ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड होती है, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो मतलब वहाँ की जो आदिवासी जनजाति होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से ये जो है ट्रांजिशन जोन तक ही लगभग अलाउड होते हैं, ठीक है। बफर जोन में जाने के लिए उनको कुछ ऐसे एक्टिविटीज को करने के लिए जो है कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको बफर जोन में अगर कहीं जाना है तो उनको परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया कि जस्ट रिमेंबर देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व अवेलेबल है। यहाँ पे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी फिलहाल इंडिया में, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। आगे करके इन सबके नाम और सबके लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो 18 को सबसे पहले जो है कैटेगराइज अगर किया जाए, 18 को जो है हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ठीक है। पहला जो कैटेगरी है आपका वो है 12 और 6, हमने 2 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया। जो 12 हैं वो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना, यूनेस्को जो है उसके अंदर में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत जो है यूनेस्को के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व के में से कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को में रजिस्टर्ड है, तो 12 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए तो कितने हैं वो 12 हैं। अब एक करके जो है इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को अपन देखते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ कौन से लोकेटेड हैं, ठीक है, और वो 18 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व आप देख पा रहे हैं ये है आपका नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है फ्रेंड, उत्तराखंड में है। फिर है आपका अंचकमार अमरकंटक, ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो एमपी में है। अमरकंटक आपको भी ये मतलब आपने पढ़ा होगा अमरकंटक हिल्स के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। फिर आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। फिर आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, असम में है, ठीक है। ये भी अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व है,
ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है आपका दिब्रू सिखोवा की अगर बात कर लें तो दिब्रू सिखोवा जो है आपका कहाँ है, असम में है, ठीक है। फिर आपका दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरवन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, जैसा भी चर्चा मैं कर रखा था, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पे है, नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है, ठीक है। फिर आपका शेषाचलम हिल्स, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है इसको मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं। ऐसा ही पूछ देता है कि विच बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसीडर्ड एज मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, लोकेशन याद रखना है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। फिर आपका ग्रेट निकोबार, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। फिर आपका नीलगिरी आप जानते होंगे, नीलगिरी हिल्स जो है, ठीक है, ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये है आपका केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद आपका पंचमरी कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। फिर है आपका पन्ना कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो दैट पार्टिकुलर सॉन्ग रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो पन्ना जो है एमपी में है। फिर आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये कहाँ पे है, कच्छ गुजरात में है, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगले अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ तो इसके बाद है नोक्रेक, ठीक है। हमारे एग्जाम में पूछा गया था नोक्रेक कहाँ पे है, ठीक है, CBT 1 के एग्जाम में पूछा गया था, ये तो मेघालय में है, ठीक है। उसके बाद आपका अगस्तमलई कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु एंड केरला जो है, मोस्टली केरला में एक तरह से दोनों के बॉर्डर पे है, बट ज्यादातर ये केरला के मतलब हिस्से में है, ठीक है। अब देखिए ये अगस्तमलई जो है उसको 2016 में जो है यूनेस्को एक तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे कंसीडर किया गया है अगस्तमलई को, ठीक है ना। तो ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम एंड देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आपका नोट में हमने क्या लिखा है, नोट में हमने मेंशन किया कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ठीक है, ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है, यूनेस्को के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले जो है कंसीडर किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी कहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा केरला। अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका वो कहाँ है, वो जो है आपका एमपी में है, और इससे जो है सबसे लेटेस्ट मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की जो कैटेगरी है यूनेस्को के द्वारा उसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो नीलगिरी और पन्ना किस प्रकार से कंसीडर्ड है उसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। वेजिटेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहला जो वेजिटेशन है अपना वो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो वेजिटेशन है, ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको अपन बोलते हैं डेजर्ट इन फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल में जो एक डेजर्ट नुमा जो स्थान है उसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कह सकते हैं। इसका एक अनदर नेम भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना सॉइल की फर्टिलिटी जो है बहुत लेस है, ठीक है, बहुत ही लेस फर्टाइल सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको 4 o'clock शावर भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली ये कहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल क्या होता है आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है, आपको भी पता है कि इक्वेटोरियल रीजन जो होता है आपका ट्रॉपिकल रीजन डायरेक्टली जो सनलाइट है वहाँ पे पड़ते हैं, तो इसी वजह से जो है वहाँ का टेम्परेचर काफी हाई होता है। कितना, तो एवरेज टेम्परेचर जो एनुअल होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस, एनुअल एवरेज टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, ठीक है। रेनफॉल रेंज की अगर मैं बात करूं तो आपका 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक तरह से अच्छा रेंज कहीं ना कहीं माना जाता है, ठीक है। इसके आप यहाँ पे डेंस कैनोपी, यहाँ पे कैनोपी जो है काफी डेंस है। कैनोपी मतलब समझते हैं आप लोग, कैनोपी का मतलब होता है जो इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है, ये जो है ना कुछ इस तरह के ट्रीज होते हैं जो कि मतलब इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना रखे होते हैं, तो ये होते हैं आपका कैनोपी, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर जो है जंगल में जो है इस तरह के ट्रीज देखने को मिलता है जो कि कैनोपी शेप होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने लिखा है इफाइट्स टाइप्स ऑफ प्लांट आर सीन। इफाइट्स क्या है, जो ऐसे प्लांट होते हैं ना जो कि दूसरे के सहारे ग्रो करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इफाइट्स जो है ऐसे टाइप्स ऑफ जो प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये दूसरे के सहारे कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं। ऐसे देखा हो कि पेड़ों के ऊपर एक ऐसे ऐसे लत्तर जैसा चढ़ जाता है, ठीक है, और इसी के ऊपर ये ग्रो करता है, ठीक है। तो दूसरे के सहारे जो ग्रो करते हैं वो इफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसमें कौन कौन से प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो इसमें इवोनी पाया जाता है, महोगनी पाया जाता है, ठीक है, फिर चिंचियोना पाया जाता है, ठीक है, चिंचियोना टाइप्स ऑफ ट्री जो है एक तरह से पाया जाता है, फिर रोजवुड पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में देखा है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ज्यादातर वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं या फिर मौसिन राम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर जो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और मैं बता भी रखा हूँ कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो रीजन है जो इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है, ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वाले जो वेस्टर्न घाट के जो रीजन है ये आप यहाँ से एक तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे सेकंड है आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की अगर बात करूँ तो इसको बोलते हैं अपन, उसका नाम क्या था, डेजर्ट इन फॉरेस्ट। इसका नाम क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को, ठीक है। यही फॉरेस्ट टाइप जो है ज्यादातर इंडिया में पाया जाता है और ये जो है पेनिसुलर रीजन में ज्यादा पाया जाता है। पेनिसुलर रीजन समझते हैं आप, वही साउथ इंडिया का जो रीजन है, ठीक है। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, ए पार्टिकुलर लैंड विच इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर,
ठीक है ना। एक ट्रायंगुलर रीजन है लैंड का जो कि 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, वो आपको क्या कहलाता है, आपका पेनिसुलर रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है, और ये पेनिसुलर रीजन में मतलब कि ये जो रीजन है यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के जो है 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक है आपका मॉइस्ट टाइप और एक है आपका ड्राई टाइप, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक कंडीशन में मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है रेनफॉल, तो इसलिए इसको ड्राई टाइप डिसिडियस फॉरेस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे मॉइस्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल देखने को मिलता है। अब ये जो मॉइस्ट टाइप है डिसिडियस फॉरेस्ट के, वो कहाँ देखने को मिलते हैं, स्टेट्स वाइज देखा जाए तो यूपी, पंजाब, एमपी वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर ट्रीज की बात कर लूँ तो ये जो है आपको यहाँ पे तेंदू, पलास, अमलतास, बेर, खिजरी एंड सैंडलवुड टाइप के जो ट्रीज हैं यहाँ से आपको एक तरह से देखने को मिलता है। तो ट्रीज बेसिकली कहीं ना कहीं एग्जांपल्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल्स पूछ लेता है, ठीक है। हालांकि अभी तक में एक इक्का दुक्का क्वेश्चंस मींस रेयरली क्वेश्चन जो है आपको वेजिटेशन से देखने को मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें, तो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये भी कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंटल का एक तरह से कंटेंट नहीं है, कहीं ना कहीं जो आपको स्टैटिक जीके में भी ये पढ़ना होता है, ठीक है, वेजिटेशन के बारे में। और स्टैटिक जीके में स्पेसिफिकली जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो इससे जो है वहाँ पे भी आपको एक तरह से सपोर्ट हो सकता है। अब देखिए ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट की मैं बात करूँ तो ये जो है सबसे पहले ये उन रीजन में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ही कम, लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। यहाँ पे जाता जो है ना, जो पेड़ होते हैं ना उसमें थॉर्न्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कांटे होते हैं उनके स्टेम्स पे, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। फिर आपका रीजन वेयर ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो है आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ एमपी एंड बिहार, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टेट्स, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट के, ये हैं आपके एक तरह से देखा जाए तो इसमें आपके बबूल हैं, ठीक है, ट्रीज जो पाए जाते हैं इन ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में, वो आपके बेर हैं, फिर खिजरी हैं, ठीक है, खिजरी ट्रीज आपको पता होगा। अब देखिए उसका टुसोकी टाइप ऑफ ग्रासेस यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी पूछ सकता है आपको, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं कि टुसोकी टाइप ऑफ ग्रासेस कहाँ पाए जाते हैं, कौन से फॉरेस्ट टाइप में, तो आपके ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इफाइट्स कौन से टाइप के मतलब एक तरह से फॉरेस्ट वेजिटेशन से पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है, इफाइट्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना कहीं जो है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आपको इनके नाम्स एंड देयर लोकेशंस आपको याद रखने हैं, स्पेसिफिकली कौन से ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं वो याद रखने हैं। स्टेट से पूछ सकता है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका माउंटेनियस फॉरेस्ट, ठीक है, माउंटेनियस फॉरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इन 2 रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका हिमालयन में हो गया और दूसरा वेस्टर्न घाट में हो गया, ये जो है माउंटेनियस फॉरेस्ट एक तरह से पाए जाते हैं। माउंटेनियस फॉरेस्ट आपको पता होगा, ठीक है, जो क्रिसमस ट्री होता है ना कुछ इस तरह का, इसी तरह के जो है यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे वेट टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो 2000 से 2500 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। वेट टेम्परेट टाइप वेजिटेशन यहाँ पे ट्रीज बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। अब 2700 मीटर जो है उससे एवब जो है यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे फाउंड होते हैं, ठीक है। अल्पाइन वेजिटेशन जो हमने ट्रीज बताया ना वो अपने आप में अल्पाइन शेप के होते हैं, इसलिए इसको अल्पाइन एक तरह से वेजिटेशन बोला जाता है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय की बात करूँ तो यहाँ पे भी अल्पाइन वेजिटेशन जो है 3000 से एवब देखने को मिलता है, इसका जो हाइट होता है 3000 मीटर से ऊपर होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। ईस्टर्न हिमालय में कितना होता है 2700 मीटर से ऊपर, और वेस्टर्न हिमालय में कितना होता है 3000 मीटर से ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म हमने लिखा है सोलास। सोला क्या होता है, तो ये अपने आप में टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं वेस्टर्न घाट के उसको क्या बोलते हैं, सोला बोलते हैं, ठीक है। 5वां जो टर्म है लिटोरल, या फिर इसको बोलते हैं स्वैम्प फॉरेस्ट। देखिए ये जो है लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, जो मैनग्रोव टाइप्स ऑफ ट्रीज जो है एक तरह से मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो मैनग्रोव जो होते हैं ना इस तरह के फॉरेस्ट में बेसिकली देखने को मिलते हैं, स्वैम्प फॉरेस्ट या फिर लिटोरल जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनग्रोव टाइप्स ऑफ ट्रीज देखने को मिलता है। मैनग्रोव टाइप ऑफ ट्रीज समझते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो इस तरह के ट्री होते हैं ना इसका जो रूट होता है, ठीक है, एक हिस्सा इसका पानी में होता है और एक हिस्सा बाहर दिख रहा होता है जमीन से, जमीन के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द रूट जो है वो वाटर के अंदर भी मर्ज होता है, और उसके जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं विजुअल होते हैं, ठीक है, लैंड के ऊपर होते हैं। तो ये अपने आप में मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव ट्रीज कहलाते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर सुंदरबन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछता है कि इंडियन जो एक तरह से फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो बाइनियल एक तरह से पब्लिश होता है, ठीक है। बाइनियल का मतलब होता है आफ्टर 2 ईयर्स पब्लिश होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाईएस्ट जो इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर का वो आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। हाईएस्ट डिक्रीज इन फॉरेस्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम फॉरेस्ट है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपका एज पर रिपोर्ट ये पाया गया है कि जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो टोटल 21.7% है, ठीक है। वर्ल्ड के फॉरेस्ट कवर का 21.7% फॉरेस्ट सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। इसके बाद ट्री कवर जो है देखा जाए 0.76% जो है ट्री कवर है। ओवरऑल फॉरेस्ट कवर 22.46 हो गया इस प्रकार से, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, इसके बाद अगला जो टर्म है फ्रेंड्स ये है आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये कब आया था इंडिया में, 1988 में आया था, ठीक है। कब आया था,
1988 में आया था और ये मॉडिफिकेशन होने के बाद 1988 में बेसिकली देखने को मिला था। ठीक है, इस पॉलिसी के हिसाब से जो टारगेट फॉरेस्ट कवर इंडिया होगा वो है आपका अप टू 33%। ठीक है ना, अभी कितना है फ्रेंड्स 22.46 जैसा कि हमने देखा। अब लेकिन टारगेट कितना का है 33% का है। ठीक है, तो ये 98 में आया था। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, देखिए इको सेंसिटिव जोन जो है ना, ये ओवरऑल पूरे पैराग्राफ का एक निचोड़ मैं आपको समझा देता हूं कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था, ठीक है, वो 2002 से लेकर के 2016 के बीच में। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज ने एक डायरेक्ट किया था, स्टेट गवर्नमेंट को एक निर्देश दिया था, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था, ये जो भी मैं बता रहा हूँ एक्ट वगैरह, ये सारे के डेट्स आपको, ईयर आपको इनफैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, इनके ईयर्स जो है आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था 1986 में आया था। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब आया था 2002 से 2016। ठीक है, तो ये जो चीज है आपका, इसके तहत जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट चेंज जो है, उन्होंने स्टेट को डायरेक्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से निर्देश दिया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है आप जो है जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आपके जो स्टेट में पाए जा रहे हैं, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस को, मतलब 10 किलोमीटर के एरिया को जो है आपको क्या घोषित करना है, उसको जो है आपको डिक्लेयर करना है इको सेंसिटिव जोन, और वहां पे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज को लिमिट करना है। ठीक है, इसमें एक्ट वगैरह है उनको आपको याद रखना है, मुख्यतः वही आपको बताने का मुख्य रीजन था। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद अगला टर्म है आपका वेटलैंड है। वेटलैंड क्या है, देखिए वेटलैंड जो है ना, एक पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, जो कि हमेशा पानी से कवर होता है। ठीक है, या तो पूरे साल या फिर सम पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है ना, मतलब साल के कुछ महीने जो है, लेकिन ये पानी से कवर जरूर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली हैज वेटलैंड। सबसे ज्यादा जो एक तरह से मैंग्रोव फॉरेस्ट में वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मैंने अभी जस्ट बता रखा था। ठीक है ना, अब मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, सुंदरवन रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उसको अपन ध्यान से देखें, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो कहलाता है आपका हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो हेलोफाइट्स कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर सैलिनिटी को, मतलब कि जो खारापन होता है उसको झेलने की एबिलिटी होती है, इसी को बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो टर्म है वो आपका न्यूमेटोपोर्स। न्यूमेटोपोर्स क्या होते हैं, ये जो टाइप के प्लांट्स हैं ना, इनके जो रूट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, मतलब कि लिविंग एक तरह से रूट्स कहलाते हैं इसके। ठीक है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं नेमेटोपोर्स। ठीक है, तो लिविंग रूट्स को क्या बोलते हैं, नेमेटोपोर्स बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद जो मतलब लिविंग रूट्स कहने को मतलब इनके रूट्स भी सांस लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक तरह से लिविंग रूट्स। तो लिविंग रूट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेमेटोपोर्स बोलते हैं, और ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। अब देखिए सीड्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में लिखा है विविपोर्स, मैंने लिखा है विविपोर्स क्या होता है, जो सीड्स हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के, वो कहीं ना कहीं जो है आपके प्लांट के अंदर ही जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जब जर्मिनेट होते हैं तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, विविपोर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसी प्लांट के अंदर उसका सीड जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे जनरली क्या होता है, सीड कहाँ जर्मिनेट होता है, जब उस एक फ्रूट से निकल जाता है तो सॉइल में आके जर्मिनेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो सीड्स होते हैं वो आपके प्लांट के अंदर ही जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड विविपोर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वेटलैंड जो है उसको क्या बोलते हैं, किडनी ऑफ अर्थ। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसको अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे चैनल ट्रेन टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें।